अभी आपने मेरे नोट्स में जो लिखे हुए थे वो आपने स्टडी किया। ओके, तो वो आपको मालूम पड़ा कि भाई आपका जो ग्लास वर्ड होता है, तो ग्लास वर्ड वो जो सीरीज बनाई हुई थी फेराडे ने, वो ग्लास वर्ड पे आपका एक फर्स्ट लिखा हुआ था। तो ग्लास वर्ड आप कोई भी चीज वस्तु के साथ रबिंग करवाते हो तो ग्लास वर्ड के पास होता है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली आप जिस चीज वस्तु के साथ उसको रबिंग करवाओगे उस चीज वस्तु का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडी अवेलेबल है, दोनों बॉडी को मैंने ऐसे रबिंग करता हूँ तो एक के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास ऑब्वियसली आता है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों बॉडी एक वापिस आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। ठीक है, देन आफ्टर आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? इलेक्ट्रोस्कोप इज द वन ऑफ डिवाइस, इट इज द यूज्ड टू, उसका जो यूज है वो यूज है कि भाई ये बॉडी के पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, ऐसा उसका चेक करना है। ठीक है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस को आपका यूज है कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, वो आपको देखना है। ओके, तो इस डिवाइस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि भाई वो डिवाइस कैसे बनाया हुआ है। ओके, ये डिवाइस में पहले तो ऊपर एक ऐसी कोई एक डिस्क अवेलेबल थी, एक मेटल की डिस्क। ठीक है, ऐसी कोई एक मेटल की डिस्क है, सपोज के ऐसी कोई एक मेटल की डिस्क अवेलेबल है। ठीक है, और डिस्क के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप एक मेटल का ऐसे रोड लगाया हुआ है, एक मेटल का ऐसे रोड है। ठीक है, वो जो सारी जो प्रोसेस है, वो जो सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट आपने एक ग्लास में रखा है, एक वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम बनाने के लिए आपने ये सभी सारी जो चीज वस्तु आपने एक वैक्यूम मीन्स एक ग्लास के इनसाइड आपने पुट कर दिए। क्योंकि इसमें कोई एयर नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा कोई एक ग्लास का मीन्स के कोई भी एक रोड अवेलेबल है, कोई भी एक मेटल का रोड ऐसे आपने लगा दिया। ओके, तो ये मेटल के रोड के जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आप 2 लीफ लगाओगे, एक गोल्ड की 2 लीफ। ये लीफ क्या होती है? एक पतली सी पेपर, एक पतली सी पेपर मिस के आपकी जो मिठाई पे ऊपर वो जो सिल्वर कलर के आप दिख रहे हो ना, वो पत्ती। ठीक है, ऐसी यहाँ पे 2 लीफ होती है। ऐसी आपने यहाँ पे एक गोल्ड की लीफ लगाई हुई है। अगर आप गोल्ड की लीफ यूज करेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्कोप का आप नाम दे दिया कि भाई गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। आप सिल्वर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे लगाया है बैक गोल्ड की लीफ। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे बैक गोल्ड की लीफ लगाई, ऐसे आपका इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक मेटल की एक डिस्क अवेलेबल है, वो मेटल की डिस्क पे आपका जो बॉडी है वो चार्ज है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए आप वहाँ पे आप टच करवाओगे। ठीक है, ओके, ध्यान पर मैंने यहाँ पे लगाया था एक मेटल का रॉड। ध्यान आफ्टर यहाँ पे मैंने 2 लीफ ऐसे लगाया, ऐसे मैंने 2 लीफ लगाई है। ठीक है, ओके, उस दोनों लीफ के बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। मैं आपको एक पर्टिकुलर में आपको मैं एक नोट में मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी तो आपको एक मैं ऐसे ही आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ऐसे 2 पत्ती एक नीचे ऐसी डायरेक्शन में थी, दोनों के बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस था। ध्यान पर आपको चेक करना कि भाई एक बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं। चला है, ओके, तो मैंने क्या किया कि भाई ये हमारी जो गोल्ड डिस्क अवेलेबल थी, एक मेटल की बनी हुई एक डिस्क अवेलेबल थी, वो डिस्क पे मैं एक बॉडी को मैं टच कराऊंगा। अगर उसके पास चार्ज होगा, मैंने एक ग्लास का रोड ले लिया, तो आपको मालूम है कि भाई ग्लास का रोड के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मैंने टच करवाया, तो वो पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज के पास एक दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, चार्ज ट्रैवलिंग भी करता है वन बॉडी से टू अनदर बॉडी, जब आप कॉन्टेक्ट करवाते हो तब। ठीक है, वेन एवर द 2 बॉडी इज अ कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, व्हेन द फ्लो ऑफ द चार्ज इज अ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, वो चार्ज कैसे फ्लो करता है उसकी भी एक करेक्टरिस्टिक है, और ऐसे नहीं जाएगा कि भाई इस बॉडी में से इस बॉडी में गया, ए बॉडी में से ए बॉडी में आया, ऐसा नहीं है। जिस बॉडी के पास हायर चार्ज है तो बॉडी आपका चार्ज फ्लो होता है एक हाई चार्ज टू लो चार्ज, इसके हाई चार्ज टू लो चार्ज। जैसे कि आपकी एक थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था ना कि भाई आपकी हीट फ्लो हो रही है, हीट कैसे फ्लो हो रही थी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे ही आपका चार्ज भी ट्रैवल करता है एक हाई चार्ज टू एक लोअर चार्ज बॉडी। तो आपके इस ग्लास के रॉड को आपने रब कर करके उसमें एक हाई चार्ज प्रोड्यूस कर लिया, इसके पास एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आपने के मेटल की बॉडी पर ऐसे रख दिया, तो ये ऑब्वियसली इसमें से पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रैवल करने लगेगा, और ये सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गए और रोड में भी गए। देन आपने दोनों लिप ऐसी थी, तो दोनों लिप में पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसमें से पॉजिटिव चार्ज और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए ऐसे। ठीक है, ऐसे स्प्रे हो गए। क्यों ऐसे स्प्रे हो गए? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज था, और दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज मीन्स के एक लाइक चार्ज होता है तो उसमें एक ऑब्वियसली एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है। रिपल्सिव फोर्स होने के लिए ये दोनों एक दूसरे से ऐसे स्प्रे हो गए।
ठीक है। तो ऐसे स्प्रे हो गई, तो स्प्रे जब होगा तब आपको मालूम होगा कि भाई उसमें एक मीन्स के एक चार्ज अवेलेबल है। ख्याल आया? ओके, तो आपने पहले पॉजिटिव चार्ज वाला मीन्स के एक ग्लास रॉड मीन्स के ट्रस्ट करवाया, तो दोनों लिप एक दूसरे के दूर हो गए। देन आफ्टर आप क्या करते हो, एक प्लास्टिक का रोड लाते हो, प्लास्टिक का रोड लगा के आपने देखा ये दोनों लिप आपकी एक दूर हुई थी, ठीक है, मीन्स के स्प्रे हुई थी। देन आफ्टर आप नेगेटिव ग्लास रोड मीन्स के आप एक नेगेटिव चार्ज वाला एक रोड लाते हो, लाइक दिस एक प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक का रोड को आप टच कराओगे इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, तो वो क्या करती है कि वो अपने एक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा? क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज थी, देन आफ्टर अभी एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल के वो एक मीन्स के उसका नेट चार्ज आ जाता है 0, तो उसका नेट चार्ज 0 आ जाता है, इसलिए वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाती है। देन आफ्टर क्या करते हो आप, देन आफ्टर आप वापिस एक प्लास्टिक का रोल लाते हो, तो प्लास्टिक का रोल लाते हो तो दोनों लिप में नेगेटिव चार्ज आ गए। नेगेटिव चार्ज आने से वो दोनों लिप ऐसी लिप हो जाएगी, जिसके वो स्प्रे हो जाएगी। चला है? जब वो स्प्रे होती है तब आपको पता चलता है कि भाई उसके पास चार्ज अवेलेबल है। जब वो स्प्रे नहीं होती, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे ही रहती है, तब आपको मालूम पड़ता है कि भाई उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो डिवाइस का यूज़ करने को आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई वो कैसे आप यूज़ करके आपको एक वर्क करके दे दी है, ठीक है। दोनों आपकी जो गोल्ड लिप है, गोल्ड लिप अगर स्प्रे होगी तो उसमें चार्ज अवेलेबल है, अगर स्प्रे नहीं होती है, वो ओरिजिनल कंडीशन पे ही रहती है, तो उस पर चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे वो एक वर्क करके देती है। ओके, नेक्स्ट फिनोमिना आपको स्टडी करना है कि भाई अवर नेचर में जो स्काई में दो क्लाउड्स एक दूसरे के साथ रबिंग होते हैं, एक क्लाउड्स एक दूसरे के साथ रबिंग होते हैं, मीन्स के एक दूसरे के साथ टकराते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे एक शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। वो शाइनिंग क्या है? आप अपनी रूम में भी देख रहे हो कि कोई भी एक चीज़ वस्तु चमक रही है, जैसे कि आपका बल्ब वो एक चमक रहा है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे एक दोनों क्लाउड्स एक दूसरे के साथ मीन्स के रबिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तब वहाँ पे एक शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है। और शाइनिंग भी क्या है? इज़ वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहाँ पे शाइनिंग क्यों प्रोड्यूस होती है वो आपको समझनी है। तो पहले हमने नेचर में देखा कि भाई ऐसी शाइनिंग क्यों प्रोड्यूस हुई, तो आपने तो पहले मान लिया कि वहाँ पे कोई एक श्री कृष्ण भगवान है और एक दूसरा भगवान है, दोनों यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एक शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा आपने पहले मान लिया। पर हमारा साइंस क्या कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर वही एक्सपेरिमेंट हमारी एक लैब में हुआ, और हमारी लैब में वो एक्सपेरिमेंट किया। और कैसे एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट ने एक ग्लास का रोल लिया, ठीक है, एक ग्लास का रोल लिया, और ग्लास का रोड एक स्लिप रोड के साथ उसने रबिंग किया। उसने बहुत ज़्यादा रबिंग किया, 1 लाख टाइम्स उसने रबिंग किया। तो उस पर चार्ज कैसा आ गया होगा? एक हेवी चार्ज, उसके पास एक हेवी चार्ज आ गई। देन आफ्टर उसने एक प्लास्टिक का रोड लिया, और प्लास्टिक का रोड को भी एक स्लिप क्लॉथ के साथ उसने रबिंग किया एक 1 लाख टाइम्स, ठीक है। तो उसमें पास पे एक हेवी चार्ज प्रोड्यूस हो गया। पर दोनों में जो चार्ज की जो इसके जो प्रॉपर्टी है, और दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि भाई उसके पास एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे के पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और देन आफ्टर उसने क्या किया कि भाई ऐसी उसने एक नॉब बना दिया, और दूसरे पार्टिकल्स में भी ऐसी उसने एक नॉब बना दिया। देन आफ्टर वो दोनों को मिलाते नहीं है, बट क्या करते हैं देखिए कि एक दोनों को एक दूसरे के साथ लाए, एक दूसरे के नज़दीक लाए, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखा। देन आफ्टर उसने देखा कि वहाँ से एक स्पार्क जनरेट हुआ, और वो स्पार्क यहाँ से डिस्टेंस ट्रावल करके वो दूसरे में चला गया। ऐसा उसने एक ऐसा डिस्टेंस रखा, तो देन आफ्टर उसने देखा कि यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ। वो स्पार्क ही एक आपकी जो दोनों क्लाउड्स जिसके एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वहाँ पे जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, वही स्पार्क इस तरह से प्रोड्यूस होता है। ऐसा उसने फाइंड आउट किया कि भाई इस स्पार्क को उसने मैग्नीफाई कर दिया, और जो आपकी बादल में जो आप एक शाइनिंग होती है, वो शाइनिंग को ऐसे उसने इम्प्रूव किया, ऐसे उसने स्टडी करवाया कि भाई ऐसा उसमें हो सकता है। देन आफ्टर उसने क्या किया कि भाई ऐसी कोई एक मेटल की सरफेस अवेलेबल है, मेटल के एक दूसरी मेटल के साथ उसने रबिंग करवाया। उसने बहुत टाइम्स रबिंग करवाया, तो उसमें एक पॉजिटिव कोई चार्ज यहाँ पे आ गया, कोई भी चार्ज इसमें आ गया। ओके, तो वो चार्ज उसमें कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको समझना कि भाई उस पर चार्ज हेवी है या लोअर है।
ठीक है। तो ओके, तो इसमें आपको देखने के लिए आपने क्या किया कि भाई उस मेटल के पास ऐसा उसने नॉब बना दिया, ऐसी उसने नॉब बना दिया, ठीक है, ऐसी उसने नॉब बना दिया। देन आफ्टर आप क्या करते हो कि भाई ये जो नॉब है, नॉब पे आप अपनी उंगली रखते हो। आप अपनी उंगली रखोगे तो आपका बाल खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पे पास एक हाई इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है, एक हाई इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि भाई आपके घर में एक बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप कैसे चेक करते हो? आपके जो प्लग में आप उंगली डालोगे, क्या उंगली डाल के आप चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उंगली डालोगे तो आपको एक शॉक एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, आपको कोई एक शॉक लगेगा, आपको कोई शॉक लगता है। ऐसे ही आप मेटल सरफेस अवेलेबल है, तो मेटल सरफेस पे आपने रबिंग कर करके इतना चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, इतना चार्ज प्रोड्यूस कर दिया कि देन आफ्टर आपको एक शॉक लगता है। आपको क्या लगने लगा? एक शॉक लगने लगा। ख्याल आया? ओके, तो उसने भी क्या किया कि भाई अगर क्लाउड्स एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं और वहाँ पे एक शाइनिंग प्रोड्यूस होती है, तो वो शाइनिंग एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। बातचीत कर रहे थे कि भाई हमारे जो नेचर में जो दोनों क्लाउड्स होती है, वो तो दोनों क्लाउड्स एक दूसरे के साथ मिस के रबिंग करते हैं, मिस के एक दूसरे के साथ टकराते हैं, देन आपको इसमें से एक शाइनिंग प्रोड्यूस होती है। और जो शाइनिंग के बारे में हमने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया और उसके बारे में हमने देखा कि भाई एक स्पार्क जनरेट होकर एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। और ऐसा ही हमारे एक नेचर में होता है कि भाई जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है वो वैसे ही होता होगा। हमने वो जो लैब में किया था उसको हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो वो एक शाइनिंग ऑफ लाइट फाइंड आउट हो गई, ठीक है। ओके, तो हमने देखा कि भाई ऐसे हमारे पास दो बॉडी अवेलेबल थी और दोनों बॉडी को हमने एक हाई चार्ज कर दिया और देन आफ्टर हम एक दूसरे के साथ नियर लाते, देन इसमें से एक स्पार्क जनरेट होकर इसमें चला गया। देन आफ्टर आप क्या देखते हो कि भाई देन आफ्टर आप इलेक्ट्रोस्कोप में उसके ले जाके उसमें देखेंगे भाई इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं। तो आपने देखा कि भाई दोनों लिप मिसके स्प्रे हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने एक बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप की जो मेटल बॉडी थी उस पर आपने टच करवाया, देन पर आपने देखा कि भाई यहाँ पे दोनों लिप है तो वो वैसी है, तो मिस के ए बॉडी के पास जो चार्ज था वो कहाँ पे चला गया, ठीक है। और देना पर आपने दूसरे बॉडी लाया और दूसरे बॉडी को भी वहाँ पे रखी और देना पर आपने देखा कि भाई अभी भी आपकी दोनों जो लिप थी वो लिप अपनी पोजीशन पे है, वो एक ऐसे स्प्रे नहीं हुई। अगर स्प्रे नहीं हुई तो वो इसमें चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो ए हमारी बॉडी में चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो ए हमारी बॉडी में भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। पहले तो हमने हाई चार्ज प्रोड्यूस किया था रबिंग कर करके, तो वो चार्ज कहाँ पे चला गया? वो चार्ज यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, इसलिए वो चार्ज एक डिस्चार्ज हो गया। ख्याल आया? डिस्चार्ज का फिनोमिना कैसे होता है, ठीक है। जब हमारा एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जब हमारा एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है तब हमारे बॉडी में से एक चार्ज लॉस्ट हो जाते हैं, सभी सारे चार्ज लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो सभी सारे चार्ज लॉस्ट होके वो एक हमारी जो चार्ज बॉडी थी वो एक अनचार्ज बॉडी हो जाती है, तो हम उसको बोलेंगे भाई डिस्चार्ज, ये बॉडी हो गई हमारी डिस्चार्ज, ठीक है। ये भी बॉडी हमारी हो गई डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का फिनोमिना आपको फाइंड आउट हुआ। जैसे कि आपका क्लाउड्स एक दूसरे के नियर आते हैं और उसमें भी एक शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो वो भी शाइनिंग क्या है? दिस फिनोमिना इज नोन एज ए डिस्चार्ज फिनोमिना। चलाया। और जैसे कि आप दूसरे दो बॉडी को एक रबिंग करते हो, एक जैसे भी आप दो बॉडी को आप ऐसे भी रबिंग कर सकते हो, तो आप जब भी आप दो बॉडी को रबिंग करते हो तब इसमें से एक चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। दोनों चार्ज अपोजिट हो गए। रबिंग प्रोसेस से एक चार्जिंग होती है और स्पार्किंग प्रोसेस से एक डिस्चार्जिंग होती है। ऐसा आपको फाइंड आउट हुआ। क्या आया? ओके, तो आपकी जो क्लाउड्स में जो एक शाइनिंग होती है वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको एक और साइंटिस्टों ने थियरी फाइंड आउट करना स्टार्ट की कि भाई हमारी मैटर में तो ऐसा कौन सा पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हम मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि भाई हमारा जो मैटर को हम दूसरी मैटर के साथ ऐसे हम रबिंग करवाते हैं, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे के पास एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसी कौन सी पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल है कि भाई इस पार्टिकल के पास चार्ज है, ठीक है। तो पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? ऑब्वियसली उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टिकल के इनसाइड क्या है ऐसा हमको देखने के लिए हमको क्या करना है कि भाई उसको तोड़ना है। देन आफ्टर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो हमारा मैटर मीन्स के पार्टिकल्स अवेलेबल है, ये हमारा जो बॉडी अवेलेबल है, बॉडी को हमने तोड़ा, तो बॉडी को हमने तोड़ा तो हमको एक मोलेक्यूल्स फाइंड आउट हुए। देन आफ्टर हमने मोलेक्यूल्स को चेक किया, एक मोलेक्यूल्स लिए और मोलेक्यूल्स के पास चार्ज है कि नहीं ऐसा हमने चेक किया।
पर उसके पास भी चार्ज अवेलेबल नहीं थी, वो भी एक न्यूट्रल थी, एक न्यूट्रल चार्ज थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसा पार्टिकल्स होगा कि भाई उसके पास एक चार्ज एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मॉलिक्यूल्स को हमको तोड़ना पड़ा, यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो उसमें से हमको फाइंड हुआ एटम्स। ओके, तो एटम्स को हमने देखा कि भाई एटम के पास चार्ज अवेलेबल है क्या, तो देना पर हमने एटम्स को देखा, एटम को एक इलेक्ट्रोस्कोप पे लेके जाके देखा तो वो भी इलेक्ट्रोस्कोप का दोनों लिप मीन्स के ऐसा ही ऐसा था। तो आपको क्या फाइंड आउट हुआ कि भाई एटम के पास भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी चार्ज एटम के पास भी अवेलेबल नहीं था, मॉलिक्यूल्स के पास भी अवेलेबल नहीं था। तो हमारे नेचर में क्या एटम से भी एक छोटा पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली है। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने आपको बताया, जीजे थॉमसन ने फाइंड आउट करके बताया कि भाई एटम के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो एटम्स को हमने तोड़ा, एटम का एक्सपेरिमेंट किया, एक अल्फा स्कैटरिंग किया और उसका साइज और वगैरह आपने फाइंड आउट किया। देना पर आपको मालूम पड़ा कि भाई एटम के इनसाइड भी एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट के पास चार्ज अवेलेबल है और वो चार्ज कितना अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट हुई एक इलेक्ट्रॉन थियरी। तो अभी आपको स्टडी करने हैं इलेक्ट्रॉन थियरी के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन थियरी के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा कि भाई सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और हमारा इलेक्ट्रॉन के पास होता है एक नेगेटिव चार्ज। एक सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसकी अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन एक मोशन कर रहा है, एक ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होती है और न्यूक्लियस के पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का हमने एडिशन कर दिया, दोनों का हम एडिशन कर देते, इसलिए हमारा एटम के साइज चार्ज होते हैं 0। ठीक है, एटम के पास कोई चार्ज होते नहीं है, इसलिए हमारा एटम के पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। चला है आपको, पर एटम के पास एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। तो अभी तक जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो सारे एक्सपेरिमेंट आप देखिए कि पहले हमने एक ग्लास का रोड लिया था, और ग्लास रोड हमने एक मिसके स्लिप क्लॉथ के साथ ऐसे रगड़ा, मिसके ऐसे हमने रिबिंग करवाया, तो ग्लास रोड के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा कि भाई ग्लास रोड को आपने देखा कि भाई उसके इनसाइड एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के इनसाइड एक एटम्स अवेलेबल है और एटम के इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के एक स्लिप क्लॉथ में चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज अवेलेबल था, इलेक्ट्रॉन पास पे ही चार्ज एक अवेलेबल है, एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, बट ग्लास के रोड पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आते हैं कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले गए और स्लिप क्लॉथ में चले गए, यहाँ से निकल के स्लिप क्लॉथ पे आ गए, तो स्लिप क्लॉथ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। कोई भी एक बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग होके यहाँ पे आता है, तो एक बॉडी का चार्ज हो जाता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। चला है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, का दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसके कारण आपको मालूम पड़ेगा कि भाई उसके पास चार्ज अवेलेबल है या उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है। कोई भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन आएगा का इलेक्ट्रॉन का आना जाना आपको मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा, देखिए कि भाई ये जो एटम्स अवेलेबल है, तो इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की स्ट्रेंथ होती है इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ होती है इक्वल। सपोज के एक बॉडी अवेलेबल है, इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 है प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, दोनों में मीन्स के 10 है। एक एलिमेंट में हमारा 10 एटम्स है और एक इलेक्ट्रॉन में हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो उसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0। एक हमारी दूसरी बॉडी है, तो हमारी दूसरी बॉडी में एक 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान अपन हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे हम रबिंग करवाए, ऐसे हमने रबिंग कराया और हमने देखा कि भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके यहाँ पे चले गए। तो इस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले उस पर कितना था 9, देन पर एक इलेक्ट्रॉन वो बॉडी में से यहाँ पे आ गया, तो उस पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस, तो -10 और +9 उसका चार्ज हो गया -1, मीन्स के उसका चार्ज आ गया नेगेटिव, तो इसका चार्ज हो गया नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना इस बॉडी का भी बारे में देखिए कि इसमें पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसमें कितना बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन, और अभी भी उसके पास प्रोटॉन कितना है 10 प्रोटॉन है, तो और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और +10 और -9 = +1।
ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना कि भाई +10 और -9, तो उसका चार्ज हो गया +1। तो इस बॉडी के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल हुआ, इस बॉडी में से इस बॉडी में ट्रैवल होकर चला गया। तो ये बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज और ये बॉडी हो गई पॉजिटिव चार्ज। ख्याल आया? ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम पे पास चार्ज नहीं है, एटम पे पास चार्ज तो है। एक एटम है तो एटम पे पास चार्ज था, एक 10 इलेक्ट्रॉन भी है और 10 प्रोटॉन भी है, उसके पास चार्ज है, बट उसका नेट चार्ज 0 है। चला है आपको, उसका नेट चार्ज 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपको एक दूसरा भी लिखना है कि भाई एटम का नेट चार्ज होता है 0, एटम का नेट चार्ज होता है 0। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रैवलिंग करेगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ट्रैवल नहीं करेगा, वो रबिंग करके, जब दोनों बॉडी को आप रबिंग कराओगे देन पर वो ट्रैवलिंग करता है। वो कैसे ट्रैवलिंग करता है, देखिए कि भाई आपके पास ये 2 बॉडी अवेलेबल है, इन 2 बॉडी को आप रबिंग करवाओगे तो कैसी आपकी फिनोमिना होगी। देखो, एक ऐसी बॉडी है, एक दूसरी ऐसी बॉडी है, ये दोनों एक बॉडी का मिस के एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है और सभी सारे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और वैसे ही यहाँ पे ऐसी है कि भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और उसकी अराउंड सभी सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और ये 2 बॉडी को हम ऐसे ले आए तो सभी सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में मिस के ऐसे पेनिट्रेट हो गए, ऐसी पेनिट्रेट हो गए। देन आप क्या करोगे, एक रबिंग कराओगे, एक ऐसे आप फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करते हो, ठीक है। देन आफ्टर आप ऐसे कोई एक मिस के फोर्स लगा रहे हो एक बॉडी पे, तो एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो ऐसे उसमें लॉक हो जाएगा। देन आफ्टर अभी आप हेवी फोर्स लगा रहे हो तो ये लॉक टूट जाएगा। ये लॉक टूट गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन सटक के एक दूसरी बॉडी में चला गया। तो ए बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन छटका और दूसरी बॉडी में गया तो इसका चार्ज हो गया पॉजिटिव और दूसरी बॉडी का चार्ज हो गया नेगेटिव। ऐसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। फ्रिक्शन फोर्स होने से हमारा एक बॉडी में चार्ज आता है। तो हम जब हम रबिंग करवाते हैं ना तब इसमें एक क्रिएट होता है एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसके दोनों एलिमेंट को आप जब रबिंग करवाते हो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है और एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चढ़ के दूसरी बॉडी में जाता है। जे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और जो बॉडी में से गया उसका चार्ज होने वाला है पॉजिटिव। वो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके ओके, देन आफ्टर हमारे पास 2 बॉडी अवेलेबल है और एक के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन। और एक बॉडी के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें एक्सेस होगा पॉजिटिव चार्ज। एक के पास एक्सेस है इलेक्ट्रॉन इसलिए उसके पास नेट चार्ज है पॉजिटिव, उसके पास नेट चार्ज है नेगेटिव, सॉरी। एंड देन आफ्टर एक बॉडी के पास है पॉजिटिव चार्ज तो उस पर एक्सेस है एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा इसलिए उसका नेट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। और अगले हमको ऐसा हम इलेक्ट्रॉन थियरी में एक दूसरा भी आप स्टडी करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई एक बॉडी के पास एक एटम्स है और एटम के पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन अवेलेबल है, तो उसका नेट चार्ज हो गया 0। बट आपको क्या करना है कि भाई एक दूसरी बॉडी है, एक दूसरी बॉडी पे एक उसका भी नेट चार्ज 0 है और उसका भी नेट चार्ज 0 है, क्योंकि उसके पास एक 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन अवेलेबल है। उसके पास भी कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही है, तो दोनों कैसा है अनचार्ज। बट आपको क्या करना है कि भाई ए वाली बॉडी को आपको एक पॉजिटिव चार्ज बनाना है। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपके पास 2 मेथड अवेलेबल है। कैसी 2 मेथड, देखिए कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दो, यहाँ पे आपकी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन, ए बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेप्ट कर दोगे तो उसका नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। और दूसरा भी तरीका है पॉजिटिव चार्ज बनाने का, कैसा कि भाई ए बॉडी में से एक पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी में से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बीच दीजिए, ठीक है। एक बॉडी में से यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन को यहाँ से एस्केप करके हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो भी उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। हमने ऐसा भी सोचा पंचा प्रोटॉन ट्रैवलिंग करता है, अभी तक हमने देखा कि भाई ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवलिंग करता है। ऐसा क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रैवल करता? ऐसा ही क्यों है कि भाई ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करता है, ठीक है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ए बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा का तो यहाँ से प्रोटॉन आएगा तो उसका नेट चार्ज होने वाला है पॉजिटिव चार्ज। तो वो ऐसे ही होगा कि आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और देन आफ्टर आपने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से बहुत कम है, 1837 टाइम्स वो डिक्रीज है उसका मास, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी भी इसके कम एनर्जी लगाओगे, आप कम एनर्जी लगाओगे
तब इसमें से इलेक्ट्रॉन एस्केप होकर दूसरी बॉडी में चला जाता है। बट प्रोटॉन को हटाने के लिए आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप नेचर का एक लॉ होता है कि भाई लो एनर्जी लेवल पे सभी वर्क करते हैं, सभी वर्क एक लो एनर्जी लेवल पे करते हैं। ख्याल आया? आप भी बाजार में से कोई एक चीज़ वस्तु परचेस करते हो, आप सस्ती वाली परचेस करते हो, जो ब्रांडेड होती है और सस्ती वाली होती है वही आप परचेस करते हो। ठीक है, तो आपका भी नेचर ऐसा है कि भाई सस्ती वाली चीज़ आप परचेस करें, जो डिस्काउंट वाली होती है वो आप परचेस करते हो। और वैसा भी यहाँ पे एक नेचर का एक ऐसा भी रूल्स है कि जो मिनिमम एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाता है। आपका एक मिनिमम एनर्जी देने से आपका वर्क हो गया, आपको बनाना कि भाई पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आपका वर्क है। ठीक है, तो आपने मिनिमम एनर्जी दे दिया और आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो आप ऐसा ही सोचोगे ना कि भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होकर वहाँ पे जाएगा। प्रोटॉन भी ट्रैवल होकर जाता है, बट उसके लिए एक हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए आपकी लो एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होकर यहाँ पे जाता है। इसलिए तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है ओनली फॉर एक इलेक्ट्रॉन पे ही फ्लो हो रही है। ख्याल आया आपको? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करता है। तो क्या होने वाला कि भाई उसको पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए इन दोनों का आप रबिंग करवाओगे, का तो कोई एनर्जी दोगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप होके चले जाएंगे और यहाँ पर नेट चार्ज हो जाने वाला है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा फाइंड आउट हो गया। ओके, ऐसा क्यों फाइंड आउट हुआ कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल्स है इस कंपैरिजन टू द प्रोटॉन्स। के प्रोटॉन के पास जो मास है उसकी कंपैरिजन में हमारा इलेक्ट्रॉन के पास एक मास कम अवेलेबल है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन एक इजीली ट्रैवल कर सकता है। इसलिए कोई भी एक बॉडी को आप रबिंग करवाते हो तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसा आपका माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई प्रोटॉन ट्रैवल होता है तो भी चार्ज तो क्रिएट हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, बट आपका प्रोटॉन ट्रैवलिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ट्रैवलिंग कर पाएगा? क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करता है। ठीक है, कोई भी आप रबिंग करवाओगे तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। ओके, तो कोई भी बॉडी पे एक चार्ज प्रोड्यूस करना है तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, एक रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन सा है? भाई इलेक्ट्रॉन को आना जाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन आना जाना नहीं होगा तो आपके बॉडी में चार्ज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ओनली फॉर एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टरिस्टिक है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो भी इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है वो जो प्रोसेस होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशंस। तो इलेक्ट्रिफिकेशंस के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना मीन्स के चार्ज का आना जाना, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कि नेगेटिव चार्ज आएगा या जाएगा तो वो बॉडी पे एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है। तो वो जो चार्ज ट्रैवल करती है तो विदाउट चार्ज कैरियर के बिना वो ट्रैवल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपके जो सन में से जो लाइट आ रही है तो उसमें कोई पार्टिकल्स अवेलेबल है क्या? तो इसमें तो कोई पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स भी अवेलेबल नहीं है ना। आपने देखा कि भाई रेडिएशन में कोई चार्ज एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ओके, तो वैसे ही हमारे जो दो बॉडी हम रबिंग करवाएंगे तो वो एक पार्टिकल्स एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है। वो कौन सा पार्टिकल होता है? एक नेगेटिव पार्टिकल्स होता है। आपने क्यों उसको नेगेटिव पार्टिकल्स नाम दे दिया? क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओनली उसके पास ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज ही होता है, एक कोई दूसरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है क्या? उस पर एक दूसरी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके पास एक मास होता है। ख्याल आया? मीन्स के आपका चार्ज एक विथाउट चार्ज कैरियर पॉसिबल नहीं है। चार्ज के साथ एक पार्टिकल्स ऑब्वियसली पॉसिबल अवेलेबल है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करता है तब उसमें से एक मास को लेके भी वो ट्रैवलिंग करता है। इलेक्ट्रॉन के पास एक मास अवेलेबल है, वो मास की क्वांटिटी है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ओके, तो आप बताइए कि भाई आपके पास दो बॉडी अवेलेबल है, एक है ग्लास का रॉड, एक है प्लास्टिक का रॉड। तो आप एक दूसरे के साथ रबिंग करवाओगे तो ऑब्वियसली ग्लास का रॉड के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास का रॉड के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक प्लास्टिक का रॉड के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। वो कैसे होगा कि भाई ग्लास में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक प्लास्टिक में आ गया, तो प्लास्टिक में एक इलेक्ट्रॉन आया, प्लास्टिक में एक इलेक्ट्रॉन एड हुआ, इसलिए उसका चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में से हेवी एलिमेंट कौन सा होगा? इन दोनों में से हेवी एलिमेंट कौन सा होगा? हमने क्या किया कि भाई पहले तो दोनों की वेट हमने सेम ही लिया, दोनों की वेट हमने सेम ली कि भाई 5 ग्राम और 5 ग्राम, उसका भी 5 ग्राम है और इसका भी 5 ग्राम है।
देन अपन मैंने क्या किया कि दोनों को रबिंग करवाया, देन अपन मैंने वापस उसकी दोनों की वेट मैंने फाइंड आउट की, तो कौन सी हैवी होगी और कौन सी लाइटर होगी आप बता पाओगे क्या? ऑब्वियसली बता पाओगे। कैसे? कि भाई हमारे ग्लास रोड में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कोई भी एक एलिमेंट जाता है, कोई भी एक मेंबर चला जाता है, ठीक है, कोई भी एक मेंबर चला जाएगा तो उसका मास हो जाएगा कम। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, भले ही उसके पास कम मास है, बट इतना मास तो इसमें से कम हुआ ना, ठीक है, तो इतना मास इसमें से कम हो गया तो उसका मास हो गया डिक्रीज। देन आफ्टर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, कोई एक मेंबर एंटर होता है, कोई एक मेंबर एंटर होता है तो उसका मास हो जाता है भाई इंक्रीज। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, भले ही उसके पास मास कम है तो भी मास तो इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाली जो बॉडी होती है वो हेवी होती है और पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी हल्की होती है, वो आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है, कि भाई पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी होती है दिस इज अ लाइटर एंड नेगेटिव चार्ज इज अ हेवियर, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना भी आपके फाइंड आउट किया। ये सभी सारे फिनोमिना आपको इलेक्ट्रिक थियरी में राइट डाउन करनी है, ठीक है। और हमने जो पूरे की पूरी जो इलेक्ट्रो थियरी हमने स्टडी की कि भाई हमारी बॉडी को चार्ज बनाना है, हमारी बॉडी के पास कोई ऐसी शक्ति प्रोड्यूस करनी है कि जिसके कारण वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ वो खींच ले, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच ले, दूसरी बॉडी के पे वो अट्रैक्शन फोर्स लगा पाए या रिपल्शन फोर्स लगा पाए, ऐसी कोई हमको एक क्रिएट करनी है, ऐसा कोई हमको चार्ज क्रिएट करना है। तो चार्ज क्रिएट करने के लिए आपने एक प्रोसेस देखी, दिस इज अ रबिंग प्रोसेस। वो रबिंग प्रोसेस में आपने देखा कि भाई वन एलिमेंट एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है, वो एलिमेंट कोई नहीं था, एक आपका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रैवलिंग करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ उस पर एक दूसरी भी फिजिक्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रैवलिंग करती है, वो है मास। ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन में से मास को अलग कर दो और चार्ज को अलग कर दो, हमको तो ओनली फॉर चार्ज ही चाहिए, भाई मास का क्या काम है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज के साथ मास भी आना ही है, चार्ज के साथ और मास भी आएगा, क्योंकि बिना पार्टिकल का कोई चार्ज एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता, बिना पार्टिकल का कोई चार्ज एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता। अगर चार्ज में ट्रैवलिंग करता है, अगर चार्ज में ट्रैवलिंग करना है तो वो कोई एक पार्टिकल लेके जाएगा ना, वो एक पार्टिकल पे बेस के वो ट्रैवलिंग करता है। अगर आपको यहाँ पे सूरत में से मुंबई को जाना है तो आप एक मोटर में बेस के आप ट्रैवलिंग करके जाते हो, क्या आप चल के जाते हो, ख्याल आया। और ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैवलिंग करना है तो उस पर वो किसी में बैठेगा, वो बैठने वाली जो चीज़ होती है वो होती है पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसके पास एक मास भी अवेलेबल होती है और एक दूसरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल होती है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो उसके पास दो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देन आफ्टर एक मास। तो उसका चार्ज एलिमेंट कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होके एक बॉडी में से ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में आया, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में आया। तो आपने बोला कि भाई दूसरी बॉडी का चार्ज हो गया नेगेटिव और एक बॉडी का चार्ज हो गया पॉजिटिव, पर वो चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी वो आपको देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो का क्यों आपको मालूम पड़ा कि भाई हमको फाइंड आउट करना कि भाई एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आया और एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक बॉडी में से जो निकला उसका चार्ज हो गया पॉजिटिव और जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया उसका चार्ज होने वाला है नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज हुआ तो भाई वो कितना नेगेटिव चार्ज हुआ, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसने कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, उसकी वैल्यू आपको उसकी मैग्नीट्यूड आपको निकालनी है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू हम निकालेंगे अगले वीडियो में। ओके, पर मैं बता देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है भाई, दिस इज अ यूनिट, क्योंकि कूलम नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इंट्रोडक्शन किया चार्ज का, चल आया। कूलम नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इंट्रोडक्शन किया है चार्ज का, और चार्ज का उसने इंट्रोडक्शन किया इसलिए उसने उसका यूनिट का नाम दे दिया कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है मास, और उसका मास है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन थियरी के बारे में मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रिक थियरी आपको लिखनी है, मेरी नोट्स में मैं आपको अभी बताता हूँ वैसे आपको लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैंने पहले आपको इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताया, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस इज हेल्प टू नो द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इफ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिपल्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोस्कोप मैंने ड्रॉ किया है, इसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी यहाँ पे जो डिस्क बता रही है वो इट इज़ अ मेटालिक डिस्क, और यहाँ पे एक रॉड है,
और इस वाली जो मैकेनिज्म को हमने एक ग्लास ट्यूब में एक ग्लास में एक हमने रखी हुई है। क्यों ग्लास में रखी हुई है? क्योंकि वो इसमें एयर का आना जाना नहीं होगा, ठीक है। देन पर यहाँ पे एक रोड है और देन पर मैंने यहाँ पे एक गोल लीफ रखी हुई है। पहले वो एसी कंडीशन पे थी, ठीक है, वैसे स्प्रे नहीं हुई थी, पहले वो एसी कंडीशन पे थी। देन पर आपने क्या किया, एक ग्लास का रोड लेके आया। तो ग्लास के रोड के पास एक एक्सेस चार्ज होते हैं, एक एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि आपका चार्ज ट्रैवलिंग करता है एक हाई चार्ज टू लोअर चार्ज। तो आपका चार्ज यहाँ से ग्लास रोड में से आएगा और मेटालिक प्लेट में आएगा। देन पर वो ऐसे स्प्रे होके इसमें भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है रिपल्सिव। तो ये दोनों ऐसे फैल गए। देन पर ऐसे ही फैले थे। देन पर आप एक प्लास्टिक का रोड लेके आए और प्लास्टिक का रोड के पास था नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आपने ले आए तो सभी सारे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे एक डिस्चार्ज हो गया। तो वो दोनों जो स्प्रे हुए थे वो दोनों वापस ओरिजिनल कंडीशन पे आ गए, ठीक है। तो उसका नेट चार्ज हो गया 0। देन पर आप क्या करते हो, नेगेटिव चार्ज वाला एक प्लास्टिक का रोड लेके आते हो, अभी जो दोनों ओरिजिनल कंडीशन पे आ गए। देन आफ्टर तो देन पर आप देखते हो तो वो वापस अपनी मिस के एक स्प्रे हो गई। क्यों स्प्रे हो गई? क्योंकि उसके पास भी एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ओके। देन पर हमने देखा कि भाई व्हेन द क्लाउड्स रब ईच अदर्स द चार्ज आर जनरेटेड एंड डिचार्ज द क्रिएट इज द शाइनिंग लाइट। हमने डिचार्ज के बारे में देखा कि भाई जैसे कि एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, देन दैट टाइम्स व्हेन द टू बॉडीज, हमारी जो टू बॉडी होती है तो टू बॉडी एक डिचार्ज हो जाती थी, ठीक है। हमने चार्ज करने के लिए एक हमने रबिंग प्रोसेस देखी। एक हम कोई भी एक बॉडी से हम रबिंग करवाएंगे तो दोनों बॉडी एक चार्ज हो जाती है, एक हो जाती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी हो जाती है नेगेटिव चार्ज। पर डिचार्ज करने के लिए इसमें से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तब वो बॉडी एक डिचार्ज हो जाएगी, ओके। देन पर हमने देखी इलेक्ट्रॉन थियोरी। ओके, इलेक्ट्रॉन थियोरी में फर्स्ट आपको लिखना है कि भाई न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिव चार्ज। दे आर द इक्वल इन नंबर द नेट चार्ज ऑफ द एटम इज 0। तो एटम का नेट चार्ज होता है 0। तो ड्यूरिंग द रबिंग द इलेक्ट्रॉन आर द एक्सचेंज दिस एक्सपेंस डेवलपिंग इन अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो जब हम रबिंग करवाएंगे तो एक अपोजिट चार्ज वो क्रिएट करती है दोनों बॉडी में, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। तो बॉडी विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज बनेगा नेगेटिव और जिस बॉडी में एक लॉस इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज बनने वाला है पॉजिटिव। व्हेन द नीड्स इट इज द इलेक्ट्रॉन विच द मूव्स बीइंग्स 1837 टाइम्स लाइट देन प्रोटॉन्स। आपका इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवलिंग करता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग करता है? क्योंकि वो 1837 टाइम उसका वेट डिक्रीज है, ठीक है। उसका वेट एक लाइटर है प्रोटॉन की कंपेरिजन में। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हम किसको बोलते हैं? जो बॉडी को हमको चार्ज करना है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ओनली फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स। द चार्ज इज ऑलवेज द कैरिंग ऑन पार्टिकल। चार्ज एक पार्टिकल के बिना ट्रैवलिंग नहीं कर पाता, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज हेवियर। क्यों नेगेटिव चार्ज हेवियर होगा? क्योंकि उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन के पास भी मास एलिमेंट अवेलेबल है। और पॉजिटिव चार्ज इज अ लाइटर, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका वेट कम हो गया, इसलिए वो एक लाइटर है। और एलिमेंट्री चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देन पर उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बिकॉज देयर इज नो अदर पार्टिकल इन नेचर। और हम इलेक्ट्रॉन को हम एलिमेंट्री चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके स्मॉल जो हमने इलेक्ट्रॉन हमारा फाइंड हुआ एक स्मॉल पार्टिकल्स एटम की इनसाइड, उससे भी कम पार्टिकल हमारे नेचर में अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है। जब फाइंड आउट हो गए तब हमारा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहेगा, बट अभी तक तो हमारा इलेक्ट्रॉन ही एलिमेंट चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। उससे कम पार्टिकल्स, उससे भी छोटा पार्टिकल्स हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज़ द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ध्यान आप हम अगले वीडियो में देखेंगे।